अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में जनाब आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हैप्पी वीकेंड्स टू ऑल ऑफ यू। भीगी भीगी और ठंडी ठंडी और अपने कप के साथ जनाब मैं हाजिर हो चुकी हूँ आपके वीकेंड को और भी भरपूर अंदाज में आप लोग गुजारेंगे और हम आपके वीकेंड को भरपूर अंदाज से बनाएंगे भी और बनाने की कोशिश भी करेंगे कि जनाब आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि ये हमारे हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम होता है और हम चाहते हैं कि जनाब आपका जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा गुजरे, हमारा इन्फॉर्मेटिव हो। और हम यही कोशिश करते रहते हैं कि इस जो आज का हमारा प्रोग्राम होता है ना, लाइटेड नोट पर ख़ास तौर पर हो। और आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है, जिसमें मुख्तलिफ शोबे से ज़िंदगी ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं उनसे आपकी मुलाकात भी करवानी है, ताकि आपका वीकेंड अच्छा गुजरे। और वीकेंड तो अच्छा गुजरेगा और साथ साथ जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है उसकी वजह से भी जनाब वीकेंड का जो तड़का है ना वो लग चुका है वीकेंड का। तो इस पे हम लोगों ने बात भी करनी है, लेकिन एक जो चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं मिस करते रहते हैं वो है कि हमारा अपना वक्त, हम जिसको माई टाइम कहते हैं, मी टाइम कहते हैं, जो हम लोग नहीं आजकल उसको निकाल पा रहे अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से, तो जिसकी वजह से हमारी जो अपनी शख्सियत ही ना कहीं खो जाती है हमारे अंदर ही। तो इसलिए हम लोगों को आम रूटीन से निकल कर तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला करें, ताकि आप खुद को एक्सप्लोर कर सके, खुद के बारे में जान सके कि आप लोगों ने कैसे करना है, क्या करना है, आने वाले दिनों में आपका टारगेट क्या होगा। उस हवाले से आप लोगों ने लाजमी सोचना होता है। तो जनाब ये आज का पैगाम है जो मुझे था कि मैं आप तक पहुंचाऊं। अब हमने आगे बढ़ना है और कुछ बात कर रही थी जैसे मैं मौसम के हवाले से। तो मौसम सरमा इस वक्त अपने उरूज पर है और कुछ ही दिनों बाद हम देखेंगे कि अपने ख्ताम की तरफ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब मौसम चेंज होता है तो उसके नुमाया असरात भी मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी समेत कई मौसमी बीमारियां जो हैं वो फैलने लग जाती हैं और ख़ास तौर पर हमारे स्किन और बालों के हवाले से बहुत से इश्यूज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। पुरानी दर्दें निकलना शुरू हो जाती हैं और ये सदियों से होता आ रहा है। लेकिन अब फ़र्क सिर्फ ये आ चुका है कि पहले लोग इन मसाइल का जो इलाज था घरेलू टोटकों की मदद से किया करते थे, लेकिन अब हम लोग फ़ौरन ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं या फिर डॉक्टर की तरफ भागते हैं। हालांकि उन मसलों का जो हल है सिंपल रेमेडीज में भी मौजूद होता है, जो हम लोग घर पर कर सकते हैं। और घरदारी बाकायदा एक आर्ट है जिसमें हम महारत हासिल करके छोटे मोटे मसाइल का खुद ही हल ढूंढ सकते हैं। तो घरेलू टोटकों की मदद से किन किन मसाइल के हल मुमकिन हो सकते हैं, क्या घरेलू टोटके अपनाना खतरनाक तो नहीं साबित हो सकता, और नौजवान नस्ल को घरदारी के किन किन कामों में महारत हासिल होनी चाहिए, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इरम नईम साहिबा है, माहिर उमूर है घरदारी। इरम साहिबा मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इरम साहिबा जैसे मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी कि मुझे पता चला है कि कोरोना 2 साल आप घर पर रही हैं। पूरे कोरोना के 2 साल तो उगता नहीं गई थी घर बैठे बैठे। सबसे पहले तो मुझे इस हवाले से बताइए कि कैसे आपने टाइम स्पेंड किया, 2 साल आप कहीं नहीं गई। देखो वो ऐसा था जिससे से एक जंग थी। अच्छा। जब हमें पता चला कि कोरोना शुरू हो रहा है और उसके कोई सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स को भी नहीं पता था, वो भी खुद भी अपसेट थे। मेरी एक फ्रेंड डॉक्टर, उसने हमें बताया हम सबको इकट्ठा करके कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज का हमें खुद भी नहीं पता। ठीक है। तो आप लोग बच के रहना, बचने के लिए घर पे रहना। उसके लिए ये कि अगर कहीं बाहर भी जाना, आपने फिर बाद में बाय द टाइम सुना कि कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि किस तरह केयर करनी चाहिए, किस तरह से आपने मास्क लेना है, सैनिटाइजर लगाना है, घर पे रहने में ही आफियत है। तो हमारे ऐसा हुआ कि वर्क फ्रॉम होम भी हो गया। और सब जगहों पे अटेंडेंस भी ऑफिस में और जगहों पे आपको नजर आया कि कम होना शुरू हो गई। तो वाकई हम लोग घरों में ही रहने में आफियत समझी गई। कि अगर बचना है, जिंदा रहना है तो घर पे रहो, ख्याल रखो अपना। तो उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं थी। हम लोग मैं वैसे भी बहुत ज्यादा बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाती थी। ठीक है। तो मुझे घर पे रहना बहुत बुरा नहीं लगा। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। हम लोग जूम पे अपनी फ्रेंड्स गपशप कर लेती थी। ठीक है। हम योगा क्लास कर लेते थे और हम कुकिंग के लिए भी एक दूसरे से राब्ते में रहते थे कि आज हम ये इस तरह पकाएंगे। ठीक है। उसमें मैंने अपनी बहुत सारी दोस्तें जो मुझसे बड़ी एज की भी थी उनको हमने बताया कि घर पे कैसे रहना है। तो इस तरह हेल्प हुई। देखो हर कोई अपनी जगह एक दूसरे की मदद में था।
डॉक्टर्स, नर्सेज, तो हम चाहते थे कि हमारी एज के, हमारे बात से बड़ी जो हमारी रिलेटिव्स हैं या जो भी फ्रेंड्स हैं, वो भी हॉस्पिटल का रुख ना करें और डॉक्टर्स पे बोझ ना बने। और इसके लिए हमें घर पे रहने के लिए हमें खुद क्या करना है अपने एंड पे। तो क्या एक्टिविटीज करती थी आप घर पर वक्त गुजारने के लिए? जैसा कि मैंने बताया कि मतलब मॉर्निंग शुरू होते सुबह में हमने योगा रखी हुई। ठीक है, वो जूम पे क्लासेस होती थी? एग्जैक्टली, हम जूम पे क्लास कर लेते थे, फिर यूट्यूब से मैं ढूंढ लेती थी कि आज कौन सी योगा क्लास करनी है। अच्छा। तो हम आजकल तो इतने गैजेट्स हैं, टीवी पे भी लग जाता है, तो हम लगा के एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर लेते थे। ठीक है। उसके बाद दिन में खाना बनाने का, खुद से बनाने का, उसके अलावा मैंने बुक्स भी बहुत सी पढ़ी और लोगों को भी बताया कि चलो आज फलां बुक पढ़ती है। तो फिर उस पे हम बैठ के गपशप करते थे व्हाट्सएप पे के वीडियो कॉल्स पे कि आज हमने ये बुक पढ़ी, इसका क्या मतलब रिन्यू होना है, कैसे मतलब कैसी लगी आपको, इस तरह से। इसी तरह नए सॉन्ग्स, कोई पुरानी चीज़ें थी, सॉन्ग्स थे जो हमने बहुत अरसे से नहीं सुने थे, उनको हमने लेके चले। तो मैंने एक तरह से हमने एक ग्रुप, अपने जो क्लब था, अपना ग्रुप था, उसको हमने ऐसे ज्वाइन किया कि एक दूसरे को हमने कहा सपोर्ट किया। हमने सपोर्ट भी किया और हमने कहा कि उदास नहीं होना, क्योंकि इसमें डिप्रेशंस बहुत आ रही थी। बिल्कुल, ऐसे एक घर पे आपने अगर रहना है तो आप डिप्रेस भी हो जाते हैं। फिर हमने पौधों के लिए भी किया घर पे, मतलब पौधों की देखभाल, उनके ऊपर काम। फिर मैं कुछ अपनी फ्रेंड्स वगैरह को रेमेडीज भी देती होती थी और जूम पे मैंने प्रोग्राम करने, मुल्क से बाहर भी मेरे प्रोग्राम होते थे कि जो मेरी फ्रेंड्स बाहर थी तो उनके साथ मतलब आपके जो 2 साल थे बहुत अच्छे और बहुत अच्छी हमने शॉपिंग भी घर पे की सारी, ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। मेरे बेटे की बीच में शादी आ गई और उसकी सारी तैयारी भी हमने शॉपिंग पे किया। एग्जैक्टली, उसके लिए हमने शॉपिंग भी घर से। मतलब अब हमें एग्जाम्पल मिल चुकी है कि अगर हम घर पे ही रहते हैं तो हम लोग घर पर भी हर चीज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कहीं बाहर जाएं तो तभी सारी चीजें मुमकिन हो सकती हैं। अब आ जाते हैं टोटकों पे, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए आजकल के हम लोग इतना बीमार हो रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो मैं सबसे पहले आपके दरखास्त करना चाहती हूँ, कि अपील करना चाहती हूँ कि ये मसला हल किया जाए, ये बालों का। ये रोज मैंने आके, या मेरे जैसे जो बहुत से लोग देख रहे हैं, उन्होंने रोज एक तो ब्लो ड्राई करवाना है, उसके बाद स्ट्रेटनिंग भी करनी है। तो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने रोज अपने बालों का हेयर डू कराना होता है, उनके लिए बताएं कि ये इतने रूखे हो जाते हैं या टूटना शुरू हो जाते हैं, क्या टोटका है आपके पास? देखो, सबसे पहले तो ये कि हम हमारे पास इतना हम टाइम नहीं निकालते कि इनको हम इनकी मसाज करें। अगर हम इनके साथ इतनी ज्यादती करते हैं, इतनी हीट हम देते हैं स्ट्रेटनर के साथ, तो उनका ख्याल भी तो रखना चाहिए ना। तो वो उदास हो जाते हैं, वो रफ हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ा आसान सी बात बताती हूँ कि एलोवेरा। एलोवेरा इस मौसम में बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है, हर घर में आप इंडोर भी रख सकते हैं। ये ऐसा प्लांट है कि इससे इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, अगर पता चले तो लोग इसको ये समझे गोल्डन ट्री है हमारे घर में, या प्लांट है जो हमें सोने के भाव में मिलना चाहिए होता है। लेकिन हम लोग समझते नहीं है इसको, हम इसको जान नहीं पाते। खैर, मैं आपको ये बताती हूँ कि एलोवेरा आप ले लें 2 टेबल स्पून। ठीक है। उसमें आपने थोड़ा सा अगर दही लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो आप कंडीशनर थोड़ा सा डाल लें उसमें। और आजकल गाजर आई हुई है, कद्दूकश करके उसको उसमें शामिल कर लें। ठीक है। मिक्स कर लें, ग्राइंड कर लें, शेकर में डाल के, जो भी आप करना चाहते हो कर लें, या हाथ से भी मिक्स करके उसको अपने सर पे लगाएं। गाजर का पानी भी साथ जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप 15 मिनट में आप अपने घर के काम बाकी निपटाएं, चीजें, कपड़े से, जैसे आप लोग सुबह आ रहे होते हो, अपनी चीजें करके अपने हेयर वॉश करना है तो उसके बाद आप हेयर वॉश करें। आपको इतना अच्छा लगेगा, आप हैरान कुन बात होगी कि ये एलोवेरा आपकी कितनी हेल्प करता है। दूसरा, आप एलोवेरा को आप यूज कर सकते हैं जूं ही बाल धो के हटें, उसको थोड़ा सा आप हाथ पे लें, 1 टीस्पून, उसको मिक्स करके हल्के गीले बालों पे लगाना शुरू करें। सारे नीचे लगा दें, आप सर के अंदर, स्कल पे नहीं लगाना, आपने ऊपर ऊपर लगा के, तो ये आपकी नेक्स्ट वॉश तक आपकी हेल्प करेगा। मतलब वो जो हम लोग आफ्टर वॉश जो सीरम्स यूज करते हैं, एग्जैक्टली, आपको फील होगा कि आपने कुछ सीरम लगाया हुआ है,
और इतने सॉफ्ट और अच्छे बाल होंगे उससे। तो ये एक बेस्ट, इससे जो ड्राइनेस आती है, एग्जैक्टली, डैंड्रफ भी सर्दियों में बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है, होती है इस रेसिपी से। दूसरा, बालों के तो हमने मसले हल कर लिए हैं, हमारे स्किन की तरफ भी आ जाते हैं, जो हम सबके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न वाली चीज होती है कि आंखों के इर्द गिर्द जो है ना वो डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, और आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा कंसर्न है इस हवाले से। तो हमें बताइए इसका क्या हल है, कोई टोटका हो? देखो, करने की बात है ना, जो बच्चे अपना ख्याल रखते हैं स्किन का, सर्दियां हैं, ड्राई स्किन होती जा रही है, और इसमें जो ही आप ठंडा पानी, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत गर्म पानी से नहाया जाता है सर्दियों में खास बहुत ज्यादा, और ये भी हमारी स्किन के ऊपर से सारी ऑयल उतार देता है। ठीक है, आप जब नहा लें तो उसके बाद भी अपनी बॉडी के ऊपर एक छोटा हल्का सा ऑयल जरूर अप्लाई करें, जो भी आप अपने घर में करती हो या आदी हो या जिसकी आपको एलर्जी ना हो वो कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल, आप फिर से मैं एक दफा कहती हूँ, कोकोनट ऑयल या जैतून का तेल सर्दियों में दी बेस्ट होता है। अच्छा, जब आप हल्कों की बात करती हैं, हल्के हमारे हो जाते हैं जब हम बहुत ज्यादा स्क्रीन पे जाते हैं। अब आप देखिए ये केसेस बहुत ज्यादा हो गए, पहले इतना ज्यादा नहीं थे, अब बहुत ज्यादा हो गए। हम बहुत टाइम अपना स्क्रीन पे देते हैं, स्क्रीन रिफ्लेक्ट करती है, उससे डार्क सर्कल्स आते हैं। तो उसमें उसके लिए बेस्ट ये है कि आप एक आलू को कद्दूकश करें, उसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा डालें। ठीक है, जैसे 1 टेबल स्पून आपके पास कद्दूकश आलू है और उसमें 1 टीस्पून एलोवेरा जेल डाल दें, और ताज़ा वाला लें आप। अच्छा, एलोवेरा का ये है, मैं आपको बताती चलूँ कि काट के उसके जो उसकी जेल होती है वो फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये नहीं कि आपको हर रोज 1 स्ट्रिंग चाहिए एलोवेरा की और वो नहीं है तो आप क्या करें, तो आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आलू में आप एलोवेरा थोड़ा सा मिक्स करें, उसमें आपने थोड़ी सी ग्लिसरीन डालनी है और कोकोनट ऑयल मिक्स करके अपने हल्कों के नीचे बकायदा आपने पूरा, जैसे पैड होता है ना एक आलू का, तो आपको पता है एक बन जाएगा, सॉस की तरह हो जाएगी, तो वो आपने अपनी आंखों के नीचे अच्छी तरह से रख लेनी। ठीक है, 5 मिनट तक, उसके बाद आप मुंह धोएं और इंशाल्लाह ये फेड आउट करेगा। आलू में होता है ये आयरन होता है, तो ये बहुत हेल्प करता है। इसी तरह गाजर का जूस जो है ये पीने से भी आपकी हेल्प करता है और लगाने से भी करता है। ठीक है, तो सर्दियों में मैं सर्दियों वाली टोटके ही बताऊंगी जो आजकल अवेलेबल है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये इस्तेमाल करते जाएंगे तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी। और गाजर का जूस, गाजर को कच्चा खाना और गाजर के जूस को एलोवेरा से मिक्स करके स्किन पे लगाने से आपकी ड्राइनेस भी बेहतर होती है। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत से पैचेस आ जाते हैं, और जिनकी बहुत ड्राई स्किन भी होती है, और पिंपल्स होते हैं जब, तो तब आपको फिर मैं एक रेमेडी छोटी सी बता दूं कि जो लड़कियां, जैसे लड़के आजकल सब लोग कॉफी चाय बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, जैसे चॉकलेट खा रहे होते हैं, तो कहा जाता है जी 1 चॉकलेट खाई 1 पिंपल है, तो 5 खाइए तो 5 पिंपल तो चेहरे पे है ही है। ठीक है, तो उसके लिए ऐसा है कि आप रात को थोड़ा सा मतलब ½ टीस्पून एलोवेरा लें, उसमें 3-4 मतलब आप ½ टीस्पून से भी कम टूथपेस्ट उसमें मिक्स करिए। ठीक है, कोई भी जो आपके घर पे हो, उसको आप कॉटन बड से अपने पिंपल्स पे लगा लें और सुबह में 1-1.5 दिन में इंशाल्लाह ठीक होने लग जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी सी रेमेडी है। ओके, जिनको प्रॉब्लम होती है पिंपल्स की, उनके लिए बहुत अच्छी और ये रेमेडी है कि ओवरनाइट आपकी जो ये प्रॉब्लम जो है ये हल होने वाली है। जनाब, आज हमने बहुत सारे टोटके ले लिए हैं, और मुझे बताइए, जैसे अब शादी सीजन भी है और बहुत सी लड़कियों की शादी भी हो रही है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टोटका है कि वो रातों रात जो है ना अपने पिंपल्स को भगा सकते हैं। इरम नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, टोटका एक्सपर्ट। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इतने अच्छे टोटके हमारे साथ आपने शेयर किए हैं, और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब हल होने वाले हैं इन तमाम तर टोटकों से। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मॉडर्न जमाने के मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में। तो दुनिया भर में अब इकोनॉमिक ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। नौजवान नौकरी के बजाय अब ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स और डिजिटल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ आ रहे हैं। और खुश आइंद अब ये बात है कि खवातीन और यंग लड़कियों की एक बड़ी तादाद है जो इस तरफ आ रही है, और हम भी इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात ऐसी ही बासलाहियत और बाहिम्मत
खवातीन से करवाते रहते हैं और आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो निहायत ही कामयाबी के साथ एक ऑनलाइन स्टोर रन कर रही हैं, जहां फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री के तकरीबन तमाम ब्रांड्स आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आसानी से वहां पर मिल जाएंगे। तो वो एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो उन्होंने ये सिलसिला कब से शुरू किया और कैसे कामयाब हुई हैं, उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एमन मोहकम है, एंटरप्रेन्योर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। एमन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। एमन, सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि कब आपने ये स्टार्ट किया, इस फील्ड में कैसे आई। दूसरा, बिजनेस जो है ना, मेरे ख्याल से जो जितनी भी खवातीन होती हैं ना, थोड़ा सा इज्तनाब करती हैं, हिचकिचाती हैं कि बिजनेस हम ना ही करें, लेकिन आपने बिजनेस भी किया और उसे कामयाब भी बनाया। अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमें। एक्चुअली आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स फैशन एंड स्टाइलिंग इंडस्ट्री। मुझे हमेशा से मेरे एस्थेटिक सेंस काफ़ी अच्छे थे और मैं डिज़ाइन की तरफ, आर्ट की तरफ आना चाहती थी। मैं हमेशा से थोड़ा आर्ट लवर टाइप ही रही हूँ। तो आई स्टार्टेड इट व्हेन आई वाज यंग। मैं पहले तो आई डिड माय डिग्री इन फैशन डिज़ाइनिंग। आई हैव स्टडीड दैट एंड देन उसके बाद फिर मैंने मेकअप आर्टिस्ट्री में भी काफ़ी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन से मैंने वहाँ से भी कुछ एजुकेशन लिया दुबई में। देन व्हेन आई केम बैक तो आई रियलाइज्ड कि पाकिस्तान में ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलना, स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स वाज नियरली इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी गुड प्रोडक्ट्स हेयर। तो बस फिर मुझे ये शौक भी पैदा हुआ और उसके बाद मैंने फिर ये शुरू की ये चीज़। सब मुझे कहते भी थे, मुझे मेकअप का पता भी था, स्किन केयर का भी पता था। बस फिर मुझे इसी तरह आइडिया आया और मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग हैं ना, उनको मेकअप, जैसे आपने भी कहा कि ब्रांडेड मेकअप या ओरिजिनल मेकअप मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में। तो किस तरह फिर आप करती हैं, सारा रन किस तरह करती हैं, किस तरह मेकअप बाहर से आता है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का क्या मामला है? बस आई यूजली गेट माई मेकअप इम्पोर्टेड फ्राम USA, UK एंड कोरिया से मेरा स्किन केयर आता है सारा। तो शुरू में तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ज़ाहिरी बात है कि एकदम से तो कोई भी काम नहीं बन जाता, आपको स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ा मुझे। वहाँ से लेके आना और पाकिस्तान में काम करना, बनाना और फिर उन चीज़ों में से जैसे कस्टम्स है, बहुत सारे हर्डल्स ऐसे आते हैं, उनसे गुजरना और एक बीइंग अ वुमेन उन सारी चीज़ों को डील करना वाज रियली हार्ड फॉर मी। बट देन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने रास्ते खुद ही बनाते कि अच्छे अच्छे लोग खुद ही मिलते जाते हैं। तो बस फिर इसी तरह चलता गया मामला। अब ऐसा ही है कि वहाँ से मैं इम्पोर्ट करती हूँ और यहाँ पे रीसेलिंग करती हूँ, होलसेल भी करती हूँ। ठीक है। तो जब आपने स्टार्ट किया तो कैसा रिस्पांस कैसा आया था ऑडियंस की तरफ से, या जो कस्टमर्स थे उनकी तरफ से कैसा? शुरू में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि लोगों को ये यकीन दिलाना कि यहाँ पे ओरिजिनल और हाई एंड प्रोडक्ट्स एट देयर डोर स्टेप मिल सकते हैं, उनको यकीन ही नहीं आता था। तो शुरू में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 3 to 4 years नाउ दैट लोग हमारे रिकरेंट क्लाइंट्स हैं, हमारे वापस वही क्लाइंट्स आते हैं और उनको हम पे यकीन आ गया हुआ है। और अब वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये वाली चीज़ चलती है ऐसे ही है कि एक दफ़ा किसी ने किसी को बताया कि नहीं ये ऑथेंटिक पेज है, ऑथेंटिक है सब कुछ, तो फिर पीपल डू कम बैक। तो मुझे बताइए आपके अब कितने प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग सेल कर रही हैं और उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? अभी माशाल्लाह से अभी तक वी हैव मोर देन 1000 ब्रांड्स ऑन आवर वेबसाइट। और शुरू के 3-4 साल तो हमारे पास सिर्फ इम्पोर्टेड नीश मार्केट का कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर था। हमारी प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट ही होती कोई 2-3,000 से। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर अभी पिछले 1 ईयर से हमने ये किया है कि अब जो हमारे अपने पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड्स हैं उनको भी हम अपनी शेल्फ पे लेकर आए हैं। नाउ वी हैव मेड इट लाइक अ मार्केट प्लेस कि कुछ इन्वेंट्री है जो हमारी अपनी है, ज़्यादातर इनफैक्ट हमारी अपनी है। जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो सब हमारी अपनी है, वो हम कहीं से आउटसोर्सिंग नहीं करते। लेकिन जो पाकिस्तान के अपने बहुत अच्छे ब्रांड्स अब आ रहे हैं, लोग बना रहे हैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स में भी, स्किन केयर में भी, तो हम उनको भी अब मौका देते हैं कि वो भी आगे आए और अपनी चीजें सेल कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म। मतलब जो अच्छी चीजें बना रहे हैं अच्छी चीजें आप मौका दे रही हैं, उनको प्लेटफॉर्म आप दे रही हैं। हम उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हम चेक करते हैं उनको पीछे से कि वो अच्छे हैं, उनके बीच में कोई हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे कस्टमर्स के लिए कोई, उनकी स्किन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो वी मेक श्योर फर्स्ट एंड देन वी रीसेल इट। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा वैसे इनिशिएटिव वुमेन आपने लिया है। दूसरा मैंने सुना है कि आपकी जो टीम है उसमें सारे लड़कियां ही हैं। जी ऐसा ही है। इसके बारे में बताइए कि ये इसकी क्या स्टोरी है, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी हमें बताइए। एक्चुअली वी बिलोंग फ्रॉम
ऐसे बैकग्राउंड से हम आए थे जहाँ पे खवातीन को इतना काम करने का मौका नहीं दिया जाता। हम क्वेटा से एक्चुअली बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान से। अच्छा। तो हमारा ब्रॉटअप वहीं का ही है, और हमें वहाँ पे जब हम देखते थे, क्योंकि हमारे वाले तो माशाल्लाह ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट बिजनेसमैन, तो उन्होंने तो हमारी ब्रॉटअप इसी तरह से किया था, हमारे तो खून में ही बिजनेस शामिल है। लेकिन वहाँ पे लड़कियों को बिल्कुल मौके नहीं मिलते काम करने के, इवन तालीम हासिल करने के भी नहीं मिलते। तो बस हम लोग जब यहाँ पे आए थे लाहौर, तो हमारा यही था कि हमने ख्वातीन के लिए कुछ करना है। हम ख्वातीन की वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, क्वेटा में हेल्प करते हैं, कुछ NGOs हैं उनके साथ काम करते हैं। तो फिर बस वही वाला एक सोच दिमाग में थी कि औरतों के लिए कुछ करना है, औरतों के लिए कुछ करना है। तो हमारी टीम भी पूरी तो कितनी लड़कियां हैं, कितनी लेडीज हैं इस वक्त आपकी? राइट नाउ वी हैव 20-25 गर्ल्स वर्किंग फॉर अस। अच्छा। और हमारे पास होम बेस्ड भी हैं जो घर पे बैठ के भी काम करती हैं। तो जो खवातीन नहीं आ सकती ऑफिस, वो घर से बैठ के, और यकीन करें कि ऑफिस आने वालियों से ज्यादा जो घर पे बैठ के हैं वो ज्यादा मेहनत से काम करती हैं, ज्यादा सीरियस होके करती हैं। तो हमारी जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो अपने घर से काम करती हैं, हमारी सेल्स की जो लड़की हैं वो भी अपने घर से काम करती हैं। तो ये है, बंदे भी रखे हुए हमने, ऐसा नहीं है, मर्द हजरात भी हैं हमारे ऑफिस। लेकिन ज्यादातर आपका जो है इंटरेस्ट है वो यही है कि लड़कियां जो है वो आगे निकल कर काम करें, बहुत अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो आके वहाँ पर काम क्योंकि करें। है भी औरतों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं सारे, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उनको समझ सकती हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा मुझे बताइए, आपको बहुत सी लड़कियां देख भी रही होंगी अमन, तो उनको अगर आप मशवरा देना चाहती हैं, अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, तो किस तरह स्टार्ट करें, कौन कौन से स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि विच इज़ द की टू सक्सेस इज कॉन्स्टेंसी। आप कॉन्स्टेंटली काम करें मेहनत के साथ, और कोई भी चीज़ आपको 2-4 महीने में, साल में इस तरह नहीं मिल जाती, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको लगे रहना पड़ता है उसके पीछे। आप मेहनत करते रहें, आप अपना पूरा इनपुट डालते रहें, तो इंशाल्लाह आपको फल ज़रूर मिलेगा। अच्छा। और दूसरा, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें। मतलब लोग सिर्फ अपना ग्रेजुएशन करके उसके बाद वो जॉब में आ जाते हैं, और उसके बाद वो कोई कोर्स नहीं करेंगे, कोई स्किल सेट नहीं अपना इम्प्रूव करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा ना करें। ऑनलाइन इतने अच्छे कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज ज़रूर करें। ठीक है। स्पेशली अगर आपकी ग्रेजुएशन बिजनेस में नहीं है ना, तो बिजनेस के कोर्सेज ज़रूर लें आप। एक तो ये चीज़, दूसरा किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों की किताबें पढ़ें। और यूट्यूब तो इतना ज़्यादा हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, उससे सीखें। मतलब आप जिस भी शोबे में काम करना चाहते हैं, इफ़ इट्स प्रोडक्शन, इफ़ इट्स रिटेलिंग, इफ़ इट्स होलसेल, पहले उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हासिल करें, एंड देन जस्ट जंप इनटू इट। इंशाल्लाह वो कहते हैं ना, आप समंदर में आपको धक्का दे दिया जाए ना, तो आप तैरना खुद ही सीख जाते हो। बिल्कुल ऐसे। और अल्लाह ताला का लेना चाहिए, नीयत अच्छी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला अच्छे लोगों को भी आपसे मिला देते हैं, और आपको मिल जाते हैं अच्छे लोग जो आपकी मदद भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। बस आप वो कर भला हो भला, अच्छे तरीके से आप चलें, अच्छी नीयत से आप निकलेंगे ना कोई काम करने, तो जरूर आपकी जो कश्ती है ना वो पार जरूर लगती है, मंजिल तक पहुंचते हैं। दूसरा, कोविड जिसने सबको मुतासर किया हुआ है, हर इंडस्ट्री जो है उसकी वजह से ना डाउनफॉल उसने देखा है, लेकिन मुझे बताइए ऑनलाइन बिजनेस को कितना बूस्ट मिला है, या आपका बिजनेस कोई मुतासर हुआ कोविड की वजह से? बिल्कुल जी, कोविड ने तो मतलब काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है, और काफ़ी सारे लोग भी उससे मुतासर हुए हैं। हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ, मतलब लोगों के बिजनेस बंद हो गए, और मतलब सब लोग घर पे बैठ गए और सब कुछ हो गया। तो इनिशियली तो ऐसा ही हुआ था कि कोरियर कंपनीज भी बंद हो गई थी, सब कुछ ही बंद हो गया था, फ्लाइट्स बंद हो गई थी, हमारा तो सामान ही बाहर से आता है सारा। तो हमें भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। फिर ये होता था कि कोई शाज़ो नादिर एक फ़्लाइट आ जाती थी, तो उसमें फिर हम बल्क में सामान मंगवा लेते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे लीनियंसी हुई तो कोरियर कंपनीज खुली, तो ये था कि नहीं, हमारे बिजनेस में कुछ वैसे किसी हद तक फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि लोग तो घर पे बैठे हुए थे और बाहर से कुछ बाय हो नहीं सकता था, हर चीज़ ऑनलाइन ही हो रही थी। तो ऑनलाइन बिजनेसेस को इस चीज़ में फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि मतलब सेल्स हमारी बढ़ गई थी। तो अभी नाउ इज़ द राइट टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट एन ई-कॉमर्स वेब स्टोर इफ़ यू वांट टू। ठीक है, मतलब ये इसने आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। ठीक है जी, एमन महकम हमारे साथ मौजूद थी, एंटरप्रेन्योर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी। एमन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और हमारे साथ आपने गुफ्तगू की है कि किस तरह जनाब लड़कियों को बाहर निकल कर काम करना चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म जो है, और ख़ास तौर पर आप लोगों को अपनी स्किल्स जो है उसको एनहांस करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। इंटरेस्ट आपका कहाँ पर है उसके हवाले से आप लोगों ने खास तौर पर गौर करना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं ज़िंदगी में। मेकअप प्रोडक्ट्स के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से हमने बात कर ली कि किस तरह हम लोगों ने यंग रहना है, लेकिन उसके साथ साथ फिट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिट रहेंगे तो ज़्यादा लंबी उम्र पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मुझे लेनी है ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहिब का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, जहाँ बसने वाला हर शहरी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करता है, और वो चाहे किसी भी कौम या मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, अपने मुल्क के लिए जान निछावर करने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। और रियासत पाकिस्तान भी अपने तमाम शहरियों को किसी भी तमीज़ के बगैर यकसा हुकूक फराहम करती है, और इसमें बसने वाले अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक दिए जाते हैं। अक़लियतों के मर्द और ख़वातीन नुमाइंदों को असम्बलियों में नुमाइंदगी दी जाती है, जो अपनी बरादरी के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं और उनकी फलाह बहबूद के लिए भी काम करते हैं। लाहौर भी एक मल्टी कल्चरल शहर है। यहाँ बड़ी तादाद में अक़लियती बरादरियाँ मौजूद हैं, और इन अक़लियती बरादरियों की फलाह बहबूद के लिए कौन कौन से इक़दाम किए जा रहे हैं, कौन कौन से मंसूबों पर इस वक्त काम जारी है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली है शनीला रूत साहिबा हैं, अक़लियती रुकने पार्लियामेंट हैं, और हुक्मरान जमात PTI से उनका ताल्लुक है। मैडम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज आप यहाँ पर आई हैं। तो कैसी हैं आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज अपने इस शो में मदद किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ खुदावंद के फजल व करम से। मैडम, जैसे आप हमारी जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसकी आवाज़ है, प्रेसिडेंट है माइनॉरिटीज़ की, तो हमें बताइए, हुकूमत भी हम देखते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती रहती है इस हवाले से, अक़लियतों के हुकूक के हवाले से सरगर्म भी रहती है। तो इस वक्त अगर लाहौर में बात की जाए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से कौन कौन से जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ये भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अक़लियतों के हवाले से आज एक इस शो का इनेकाद किया, और लाहौर शहर में बहुत बड़ी तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे रहती है, और हमारे बहुत से बड़े बड़े चर्चेज़ हैं यहाँ पर लाहौर में। वैसे तो पूरे पंजाब में, पंजाब जो है वो तकरीबन पाकिस्तान का 61-62% है पाकिस्तान का, और पंजाब में कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा देहात नहीं है जहां पर मसीहों की मौजूदगी ना हो। सो मैं समझती हूँ कि इस हवाले से मसीहों का, जैसे आप जानती हैं कि बहुत बहुत मेजर रोल रहा है पाकिस्तान को बनाने में। ऐसे ही है। और पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक़्त भी जो हमारी अक़लियतें थीं, उस वक़्त की हमारी लीडरशिप थी, उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया, और पाकिस्तान को बनाने में और पाकिस्तान को बढ़ाने में, इसकी बढ़ोतरी में बहुत बहुत कलीदी किरदार अदा किया। एजुकेशन में, हेल्थ के सेक्टर में, फिर जस्टिस में, जस्टिस कुर्नेलियस हमारे चीफ जस्टिस रहे। इसी तरह से बहुत से नाम मैं ले सकती हूँ जिन्होंने मसीहों ने और अक़लियतों ने बड़ा नाम पैदा किया। लाहौर की अगर हम बात करें तो आपको मैं ये बताती चलूँ कि 18वीं तरमीम के बाद जो माइनॉरिटी का जो सब्जेक्ट था वो सूबों को मुंतकिल कर दिया गया था। हाँ जी। उसकी वजह से जो हमारा जो फंड्स थे वो भी सूबों को दे दिए गए। तो वफाक के पास तो बहुत महदूद फंड्स रह गए। जब हमने सूबों को ये सारे मुंतकिल कर दिए तो वफाक के पास जो हमें एज MNA थोड़े बहुत फंड्स मिलते हैं, वो मुझे भी मिले। अच्छा। उसमें मैंने जो मेरा मेजर जो फोकस था वो लाहौर था। उसकी वजह ये थी कि मैं लाहौर शहर से हूँ, और लाहौर में ही मैंने तालीम हासिल की, लाहौर में मैं बड़ी पली। तो मैंने देखा कि बहुत से इलाके, ख़ास तो मेरा जो फोकस था वो रूरल एरियाज़ या देहाती इलाके रहे, या वो लोग रहे, वो इलाके रहे जहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट्स थे वो जीत नहीं सके। तो मैंने ज़्यादा अपना जो काम था वो NA 133, ठीक है, जहाँ पर मेरा घर है, NA 133, NA 134, NA 136, NA 132, ये इन इलाकों में ज़्यादा रहा। ठीक है। और मैंने वहाँ पर बहार कॉलोनी का अगर मैं बात करूँ, बहार कॉलोनी में हमारा घर है, मेरा घर है वहाँ पर, और वहाँ पर हमने देखा कि पिछले 35-40 साल से ना तो सड़कें बनी थी, ना वहाँ पर सीवरेज का कोई निज़ाम था,
ना वहाँ पर बिजली के जो थे तारें वो लटक रही होती थी। ठीक है। गैस का बड़ा मसला था, और वो जो नाला है, नाले के साथ साथ इतनी गंदगी थी। इस इशू को मैंने पंजाब असेंबली में जब मैं एमपीए थी तो मैंने बहुत उठाया। अच्छा। और बहुत इसके ऊपर बात हुई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक दीवार लगा दी, फिर वो दरख्त उगा दिए, लेकिन सड़कें जो थी वो अभी तक नहीं बनी थी। लेकिन हमारी हुकूमत ने, और मैं सल्यूट करती हूँ अपने वज़ीर आज़म को, कि उन्होंने उन इलाकों पर तवज्जो दी जो कि पसमानदा इलाके थे, जहाँ पर और गरीब और मतवस्त इलाके तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर रहते थे। मैंने अपने पहले फंड से वो जो आर ब्लॉक की पुली के साथ साथ नाले के साथ साथ जो सड़क या क्यू ब्लॉक तक, वो मैंने बनवाई वज़ीर आज़म के खुसूसी फंड से। ये मैं आपको बताती चलूँ, ये माइनॉरिटी फंड नहीं था, ये सैप का फंड था, और ये किसी भी इलाके में लग सकता था। ये सड़कों और इस किस्म की चीज़ों के लिए था। माइनॉरिटी फंड मैंने आपको पहले बताया कि वो सूबे में मुंतकल हो गया था। तो हमने, क्योंकि इस इलाके से मेरा ताल्लुक़ था, तो हमने ये काम किया। फिर अंदर सड़कें हमने बहुत सारी बनवाई, और वहाँ पर हमारे जो एजाज़ अहमद चौधरी साहब हैं, जो हमारे उस इलाके से कैंडिडेट थे, उन्होंने वहाँ पे सुई गैस का बहुत काम कराया। फिर शफ़क़त साहब जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उन्होंने भी अपना हिस्सा जो था इस इलाके में भी डाला। तो मैं समझती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का ये फोकस था कि इन इलाकों को जहाँ पर मसीही आबादियाँ हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको उठाया जाए, फैसिलिटेट किया जाए। और वहाँ पर अब बड़ी अच्छी सड़क है, लोग बड़े खुश हैं। और उसके साथ साथ मैंने हमज़ा टाउन में फंड्स दिए। आसिफ टाउन में बहुत बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। अच्छा। बहुत बड़े, और वहाँ की जो है ना सड़कें, और उनकी कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है अभी भी। देखें, वहाँ पर तो मैं समझती हूँ करोड़ों रुपया भी लगे तो फिर भी उस इलाके को ठीक करना बड़ा मुश्किल है। मैंने अपने महदूद फंड्स में से वहाँ पर भी मैंने फंड्स दिए 2 करोड़ के करीब, और वहाँ पर बड़ी अच्छी सड़कें बनी हैं, और लोग बड़े खुश हैं कि साफ़ सुथरी हो गई हैं। देखिए, लोगों का ये हक है कि वो साफ सुथरी जगह पर रहे। फिर उसके साथ साथ बुनियादी जो उनकी जरूरत है वो तो पूरी की जाए। ये तो ना हो कि वो घर से बाहर निकले तो गंदगी में आगे गंद पड़ा हो, कचरा पड़ा हो। तो ये इस तरह की चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद NA 136 जो मेरा आबाई इलाका है, मेरे वालिद ने वहाँ बहुत खिदमत की उस इलाके में, जिसमें रायविंड आता है, भुगतियाँ चौक है, फिर उसके बाद आपका बाट चक है, फिर सुंदर है। यहाँ पर भी हमने बहुत काम किया, और वहाँ पर भी लोग बड़े खुश हैं। यहाँ पर ये वो इलाका है जो नवाज शरीफ का गढ़ समझा जाता है। अच्छा। और वहाँ पर हमारे जो हुक्मरान थे, इन्होंने अपने तो महल्लात बना लिए, जाती उमरा को तो इन्होंने बड़ा सजा लिया और सड़कें भी बना ली, लेकिन जो गरीब इलाके थे उनके नाले जो थे उनके जो वो अभी तक खुले हैं, वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अच्छा। और वहाँ पर जो देहात है वहाँ पर बहुत बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है। वहाँ पर तकरीबन 40-45 हज़ार वोट है हमारी कम्युनिटी का, और वहाँ पर लोग बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स मिलजुल कर रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं वहाँ गई। और यहाँ तक कि उनके बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे उनके कब्रिस्तान भी मुश्तरका हैं। अच्छा। और ये देखें, ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि हम चाहे किसी भी मजहब से हमारा ताल्लुक हो, हम आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ रहते हैं। सो ये वहाँ पर हमने काफ़ी अपना मैंने वहाँ पर काम कराया। फिर मैंने पंजाब में भी कराया। अच्छा। पंजाब के दूसरे ज़िला में, कसूर में, शेखुपुरा में, गुजरांवाले में, फैसलाबाद में, थोड़ा मैंने हर जगह, क्योंकि मैं सदर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और पूरा पंजाब के लोग जो थे वो मेरी तरफ देखते थे। मैं अकेली फेडरल में MNA हूँ, लेकिन हमारे जो पंजाब के फंड्स हैं वो भी हमारे 4 MPAs हैं, जिसमें एजाज आलम अगस्टिन साहब हमारे मिनिस्टर हैं, फिर महेंद्र पाल सिंह हैं, इसके साथ साथ यूजेस्टर चौहान हैं, फिर हारून है। इन्होंने भी अपने फंड्स जो हैं माइनॉरिटीज़ के इलाकों में अपने लगाए हैं, और उससे बहुत बेहतरी आई है।
तो ये तो डेवलपमेंट के हवाले से थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं। और जैसे मैडम डेवलपमेंट के हवाले से बात की, और जैसे आपने कहा कि भाईचारा बहुत ज्यादा है, और हम पाकिस्तान में देखते हैं कि बहुत ज्यादा है, सब इकट्ठे रह रहे होते हैं, कोई भी फर्क नहीं देखने को मिला हमें। और अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर नजर दौड़ाएं तो भारत के मुकाबले में आपको पाकिस्तान में ये जो भाईचारा कितना नजर आता है? और वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, माइनॉरिटीज को समझा ही नहीं जाता वहाँ पे। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो भारत है, ये एक ज़माने में समझा जाता था कि ये सेकुलर स्टेट है और यहाँ पर अक़लियतें जो हैं वो बहुत, लेकिन ये बात जो थी ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब को 70 साल 75 साल पहले बावर हो गई थी कि हिंदुस्तान में रहने वाली जो अक़लियतें हैं वो कभी भी महफूज नहीं है, और उनकी तरक्की और उनकी बढ़ोतरी के बहुत कम चांसेस हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बनाई माइनॉरिटीज़ के नाम पे था। उस वक़्त हमारे जो मुसलमान भाई थे वो हिंदुस्तान में, ऑल इंडिया में अक़लियत में थे, और हमने जो अक़लियतें थीं हम सब ने उनका साथ दिया। इसीलिए दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर तमाम अक़लियतें जो हैं वो मोहब्बत और प्यार के साथ, और कायदे आज़म ने बारहा ये बात दोहराई। उन्होंने हर अपने खुतबे में ये कहा कि अक़लियतें जो हैं वो पाकिस्तान का असासा हैं और इनके साथ किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाएगी। ये बराबर के शहरी होंगे, इनको इजाज़त होगी कि आप अपने मंदिरों में, गिरजों में, अपने इबादत गाहों में आप आज़ादी के साथ जा सकते हैं, और हमने इसको होते हुए देखा भी है। और दूसरी तरफ आप भारत की तरफ ही देखें, भारत की तरफ अगर देखें तो भारत की, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन भारत में आप देखें आजकल क्या हो रहा है। एग्जैक्टली पहले मस्जिदों पे जो है पहले हमारे इवन के क्रिश्चियन कम्युनिटी पे अभी जो थोड़े दिन पहले वाकया हुआ चर्चिस में जो हो रहा है, ये बहुत ज्यादती है। और इसके ये मैं समझती हूँ कि भारत जो है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को और इवन अक़वाम मुत्तहिदा को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि जो माइनॉरिटीज है महफूज नहीं है। और मोदी साहब जो हैं वो जो दिल चाहता है वो करते रहते हैं। तो आई थिंक दिस इज वेरी बैड। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान में मसीहों को मजहबी तौर पर आज़ादी है। गो के इश्यूज तो हैं, चैलेंजेस हैं, हम ये नहीं कहते कि वी हैव रिजॉल्व्ड एवरीथिंग, लेकिन जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, इमरान खान का एक बड़ा विजन था और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को वीआईपी का स्टेटस दूंगा, और उन्होंने ये किया। देखें, आसिया बीबी की रिहाई हुई आते ही, उसके बाद यूहन्नाबाद के जो लोग थे, जो 40 लोग थे जिनके ऊपर मुकदमे बनाए गए थे और उनका ट्रायल भी नहीं हो रहा था, उनकी रिहाई हुई। उसके बाद सावन मसीह जो जोसेफ कॉलोनी का वाक़या था उसमें था। इसके अलावा आपने देखा कि इस दौर में इन 3-3.5 साल के अरसे में कोई बड़ा इंसिडेंट अक़लियतों के साथ नहीं हुआ, ख़ास तौर पर मसीहों के साथ तो नहीं हुआ। इक्का दुक्का मसले हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुए हैं, और उसको हमने टैकल भी किया है, रिजॉल्व भी किया है, लेकिन कोई स्टेट इंजीनियर्ड वाक़या नहीं हुआ। जबकि पिछली हुकूमतों में हमने देखे हैं दर्जनों ऐसे वाक़यात हुए, जैसे जोसेफ कॉलोनी में 350 घर जल गए, शांति नगर में, गोजरे में, ऐसे 20 लोग यूहन्नाबाद में। लेकिन खुदा उनका बड़ा शुक्र है कि हमारी हुकूमत हमेशा अक़लियतों के साथ खड़ी होती है। और अगर कोई इक्का दुक्का वाक़यात हुए भी जहाँ पर हिंदू के मंदिर पे हुआ, रहीम यार खान में, इसी तरह से कर्क में हुआ, तो खान साहब उसके लिए खड़े हुए। लाहौर में भी जब यहाँ पर जो हुआ एक मसला हुआ, उसका बुत जो था तोड़ दिया था किसी शख्स ने, तो उसको फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत ने उसको रिस्टोर किया। और मैं समझती हूँ कि खान साहब हमेशा ट्वीट भी करते रहे, खड़े होते रहे, और जो उसके जिम्मेदारान हैं उनको करार वाक़या सज़ा भी मिलती रही। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी हुकूमत जो है, जो आपकी माई बाप है, वो आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमेशा हमने देखा है कि वज़ीर आज़म ने गरीब की बात की है, अक़लियतों की बात की है हमेशा। लेकिन मैडम, अगर कारकर्दगी के हवाले से मैं आपसे पूछूं तो बात तो उन्होंने हमेशा की, अव्वलीन तरजीह उन्होंने कहा था कि हम लोग मसाइल हल करेंगे आम आदमी के। तो मुझे बताइए, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता जा रहा है। तो आपने इस हवाले से कोई फीडबैक उन्हें दिया हो कि
कि महंगाई बहुत बढ़ी है, आम आदमी पिसता जा रहा है? देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात करें ना, तो हमारी हुकूमत इससे इनकारी नहीं है। हम समझते हैं, और ये जो महंगाई हुई है ये बैनुल-अक़वामी तौर पर ये हुई है, जिसका असर हमने पाकिस्तान में भी देखा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। देखिए, ये दुरुस्त है कि महंगाई हुई है, लेकिन मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, मैं देहातों में भी जाती हूँ, मैं बस्तियों में भी जाती हूँ, मेरा लोगों से बहुत इंटरेक्शन रहता है, और मेरा ये शौक़ भी है और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं लोगों के बीच में जाऊँ। मैंने देखा है कि हर शख्स जो है वो 2 वक्त की रोटी ज़रूर खा के सोता है, और हमारी हुकूमत ने इसका तदारक भी किया है। देखिए, हमारा जो एहसास प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें हमने जो गरीब तबका है, जो उनके लिए हमने ख़ास तौर पर बहुत से उसमें पैकेजेस रखे हैं। और जब कोविड भी आया, उस वक़्त भी उन लोगों के डोर स्टेप पे हमने 12-12 हज़ार रुपया पहुँचाया। फिर ये एहसास कफ़ालत का प्रोग्राम है, फिर महंगाई राशन कार्ड है, ये इस तरह की, फिर हेल्थ कार्ड है। हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें पूरे पाकिस्तान में मासवाए सिंध के तमाम प्रोविंसेस में, ये जो सिंध के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर इसका इजरा किया गया है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी सहूलतें हैं गरीब आदमी के लिए। लेकिन आपने महंगाई की बात की, तो मैं उस पर दोबारा आती हूँ। देखिए, महंगाई के में बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये महंगाई इमरान खान ने नहीं की, ये महंगाई PTI ने नहीं की। सबसे बड़ी वजह इसकी ये थी कि जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक़्त हमारे ख़जाने में तो कुछ था ही नहीं, पैसे ही नहीं थे। 2 हफ्ते का रिजर्व था, और उसमें तो पाकिस्तान का दिवालिया हो सकता था, पाकिस्तान तो बहुत बुरे हालात में जा सकता था। लेकिन मैं समझती हूँ हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न था, उन्होंने इसको काउंटर किया और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली खड़ा किया। अपने दोस्त ममालिक के पास गए, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की, और इस तरह से हमने पाकिस्तान को बेहतर किया। जैसे ही पाकिस्तान थोड़ा सा स्टैंड किया तो कोविड आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमीज क्रैश हुई हैं, लेट गई। पाकिस्तान की इकोनॉमी ने कोविड के ज़माने में भी अपने आप को खड़ा किया। देखिए, हमारा GDP रेट इस वक्त 5.37%, विच इज़ ज़बरदस्त, बहुत ही इम्प्रेसिव ग्रोथ है। ख़ास तौर पर उस दौर में जबकि कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ था, और फिर उसके साथ साथ आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का इशू आ गया। अफ़गानिस्तान के इशू में हमारा डॉलर बढ़ गया। जब डॉलर बढ़ता है तो कीमतें भी बढ़ती हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं, पहले नहीं थी। हम बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे। जब हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें तो हमें डॉलर के प्राइसेस पे मिलती है ना, तो उससे भी महंगाई बढ़ती है। लेकिन इसके लिए हमने ऑल्टरनेट्स जो हैं वो दिए हैं लोगों को, पनागाहें बनाई हैं, लंगर खोले हैं। कोई शख्स भूखा नहीं सोता, कोई शख्स छत के बगैर नहीं है। लंगर आप लाहौर में देखें, जो ज़हीर अब्बास खोखर ने, जो हमारे MD हैं, और काम हो रहा है, गरीब आदमी खुश है। और ये शोर मचाइए, ये नून लीग सिर्फ शोर मचा रही है, अपोजिशन ऐसा इतना ज्यादा नहीं है जितना शोर मच रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। शनीला रूट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, प्रेसिडेंट है माइनॉरिटीज़ पंजाब की। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने खास तौर पर हमारे लिए निकाला और यहाँ पर आई हैं। जनाब, हम पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उनके लिए क्या क्या जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और जिस तरह मैंने शो के आगाज में ही आपसे बात की थी और आपको बताया था कि आज का हमारा शो बहुत ही मजे का होने वाला है, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पर मौसम ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी खुशगवार हो चुका है। बारिश का मौसम है और मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग मौसीकी का तड़का भी लगा लें ताकि हमारा जो वीकेंड है ये और भी ज़्यादा अच्छा गुजर जाए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यंगस्टर सिंगर हैं मिर्ज़ा यासिर हैं और उनको आज हमने मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। उनसे कुछ चिटचैट भी करेंगे और कुछ जो है गीत भी उनसे सुनेंगे। तो मिर्ज़ा यासिर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैम, थैंक यू सो मच। इट्स ऑनर टू हैविंग मी अगेन इन योर शो। थैंक यू सो मच। क्या मुझे बताइए, सबसे पहले तो सिंगिंग का शौक कैसे हुआ? कब से शुरू की आपने सिंगिंग इस फील्ड में? किस तरह शौक पैदा हुआ आपको? मैम, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब के एक छोटे से सिटी मिंशनाबाद से। ठीक है। तो वहाँ से फिर आपको पता है फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो बचपन से ही शौक था। फिर नात खानी स्टार्ट की। अच्छा। नात खानी के बाद देन फिर म्यूज़िक में एक शौक बढ़ा, तो फिर उसके लिए फिर मुझे लाहौर आना पड़ा। लाहौर में अलहमरा से मैंने सीखा, उस्ताद अब्दुल रऊफ से, और अभी मैंने हाल ही में मास्टर किया है म्यूजिक में। तो बस ये सिलसिला चल रहा है। ये सिलसिला चल रहा है। तो तब किसी को देखते थे, सुनते थे कि मैंने इसकी तरह बनना है? मैम, काफ़ी मेरे ऐसे जो लेजेंड्स हैं पाकिस्तान में, जैसे उस्ताद सलामत अली खान साहब, तुफैल नियाजी साहब, जिनको सुन सुन के मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और उनको लाइक करता हूँ। तो बस उनको ही सुन के आप बड़े हुए हैं और उनकी तरह ही आप बनना चाहते हैं। और मुझे बताइए, रोजाना कितनी प्रैक्टिस करते हैं या कितना रियाज करना पड़ता है आपको? जी मैम, रियाजत में बेसिकली 1 घंटा 1.5 घंटा तो लाजमी देना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, अगर वो नहीं देते तो फिर वो प्रैक्टिस, आपको पता है ये प्रैक्टिस ज़रूरी है करना, तो बस वो चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे। यासिर, क्या सुनाने वाले हैं आज आप हमें? जी, सजाद अली का एक सॉन्ग है जो मेरे फेवरेट सिंगर हैं। ठीक है। उनका एक छोटा सा सॉन्ग लगाया दिल, वो जरा पेश करना चाहूँगा। जरूर जरूर, आप सबकी इजाजत से। जी जी। ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा, जो कहना चाहिए था वो कहा न। तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको मिला, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, हमें गैरों से भी कोई गिला, हमें गैरों से भी कोई गिला नहीं। तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। मौसम की मुनासबत से आपने जो ना तार छेड़ दी है। तो मुझे बताइए यासिर, गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं आप, गिटार का भी तभी से शौक था? गिटार का मैम एक स्पोर्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक में, तो ये ज़रूरी होता है। अच्छा। तो सजाद ताफू साहब मेरे टीचर हैं, गिटारिस्ट जो हैं, तो उनसे ही सीख रहा हूँ। अच्छा। तो साथ साथ आप गा भी रहे हैं और साथ साथ गिटार भी बजाते हैं। तो मुझे बताइए कितना जो है प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, या कितने पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं यंगस्टर्स के लिए जो वो आकर सीखना चाहते हैं? प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, आपको लगता है?
हाँ मैम, जो प्लेटफॉर्म आप कह रहे हैं ये तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो प्लेटफॉर्म ये होता है कि आपको ढूंढना पड़ता है, जैसे कि मैं आपके पास आई हुई एक प्लेटफॉर्म है, तो तलाश करने से सब कुछ मिल जाता है। अगर तलाश नहीं करेंगे तो मैम कुछ भी नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो हर जगह पे अवेलेबल होती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अवेल करते हैं, कैसे नहीं। ठीक है, लेकिन सीखने के लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ना, कोई प्रोफेशनल चाहिए कि वहाँ से जाके हम सीख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान में काफ़ी इदारे इस तरह के हैं, जैसे अलहमरा, लाहौर में मैं लाहौर की बात करूँगा। हाँ जी। अलहमरा और कौंसल है जहाँ पे म्यूज़िक की बाकायदा क्लासेस होती हैं। ठीक है। वहाँ से लोग सीख रहे हैं, और मैं सब कुछ सजेशन करूँगा कि जो सीखना चाह रहे हैं वो अलहमरा में है। वहाँ पे बड़े अच्छे टीचर्स हैं, वहाँ पे अच्छा आपको अच्छा करके सिखाते हैं। तो मतलब आपकी जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश कर देते हैं और आप जो है वो अच्छा जो भी इंटरेस्ट होता है उसमें आप माहिर हो जाते हैं। अगला कौन सा गाना सुनाने वाले हैं यासिर आप हमें? हाँ मैम, OST है साहिर अली बग्गा साहिब का, तो वो पेश करना चाहूँगा, दीवानगी। जरूर। न रूह थी जिस्म में, न आँख में, अब थे जो मर चुका है उसी को मार दे। तेरी वफा मतलबी नजर मिला कर मुझे तू अपने गर्ज के जुए में हार दे। जला के दिल बुझा दिया, तू ये बता थी कैसी है दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी, दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी, दीवानगी। क्या बात है, क्या बात है। यासिर, किस तरह का जॉनर ज़्यादा पसंद है आपको? मेलोडी, कौन सा सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं आप? मैम जो जॉनर मुझे पसंद है वो तो सेमी क्लासिकल। अच्छा। उसमें मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, और उसमें ही मुझे शौक है, पैशन है। जॉनर जो है वो सेमी क्लासिकल में ही, गज़ल और इस तरह के जो मतलब। तो ये मुश्किल नहीं होता? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं गज़ल या कवाली या सेमी क्लासिकल गाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये मैं मुश्किल तो है, लेकिन मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज़ में। अच्छा। सीख रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से सीख रहा हूँ ताकि मैं इसको ज़रा अच्छे से कर सकूँ। लेकिन ये डिफरेंट कितना है, डिफरेंट कितना है दूसरी चीज़ों से? हाँ मैम, डिफरेंट कह सकते हैं कि डिफरेंट है, लेकिन आप कोशिश करते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको टीचर चाहिए। ठीक है। तो वो मैं उनसे सीख रहा हूँ और चल रहा है। ठीक है, सीख रहे हैं। मुझे बताइए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पहचान बना रहा है, अपना मकाम हासिल कर रहा है वहाँ से। आपको क्या लगता है यंगस्टर जो आ रहे हैं उनको कितना हेल्प मिलती है सोशल मीडिया से, वहाँ पर अगर वो अपनी वीडियोस बनाएं या अपना काम वहाँ पर जो है पब्लिक करें? तो मैम सबसे बड़ी बात होती है टैलेंट। अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं भी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो लोग उसको सुनना चाहेंगे, अगर आप में टैलेंट है। अच्छा। तो सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको सिंग करना चाहिए। अगर आप में टैलेंट है तो वहाँ पे अपने आप को शो ऑफ करना चाहिए। ठीक है जी। अगला कौन सा गाना सुना रहे हैं आप यासिर हमें? जी, अगला एक नबील शौकत अली साहब का एक सॉन्ग है, वो ज़रा पेश करना चाहूँगा। ज़रूर। तेरे बिना मैं जीऊंगा कैसे, रास्ते पे छाई है घटा, मुझ में तू है तुझ में मैं हूँ, कैसे फिर ये तय हो फासला। होश ये मेरा खोया नहीं था, आज जो पाया पाया नहीं था, खिलने लगी हर कली आज से। ये इश्क का है मौसम, ये इश्क
का है मौसम, प्यार की गलियों में खो जाए कहीं हम तुम, प्यार की गलियों में खो जाए कहीं हम तुम। झुकने लगा है आसमां ज़मीं पे, सिलसिला ये ऐसा अजब सा हुआ, महकी फिजाएं जुल्फों से तेरी, जैसे नशा सा होने लगा। ओ बदला बदला हर रंग लगा, रंगों में खो गया, पहला पहला ये प्यार मेरा जो तूने छू लिया। आज से तुझ संग लड़े नैना, तुझ संग लड़े नैना, चाहत है अब तो तुझे देखते ही रहना, चाहत है अब तो तुझे देखते ही रहना। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा गाया यासिर आपने। यासिर मुझे बताइए, अपनी आवाज़ को या अपने गले को ठीक रखने के लिए क्या क्या करते हैं, मतलब किस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको? हाँ मैम, मेन चीज़ तो होती है प्रैक्टिस। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, मैं परहेज नहीं करता किसी भी चीज़ का, तो ये प्रैक्टिस से होता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो देन फिर आप अच्छा गाते हैं। ठीक है जी। मिर्ज़ा यासिर हमारे साथ मौजूद है, यंगस्टर सिंगर हैं, गिटारिस्ट हैं। यासिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ये आप घर आए और इतने खूबसूरत गाने जो है आपने गाए हैं, और हमारा जो वीकेंड है और भी मज़े का हो चुका। हैप्पी वीकेंड्स टू ऑल ऑफ यू।